नमस्कार, आप देख रहे हैं जागता बिहार और मैं हूं आपके साथ सुदर्शन कुमार अंशुमाली। क्या हो अगर भारत और चीन आपस में युद्ध लड़ ले? क्या हो अगर ये जो सीमा तनाव हम देख रहे हैं ये संघर्ष में बदल जाए, ये सैन्य संघर्ष का रूप धारण कर ले? दरअसल ये मामला जो हम अभी हाल के दिनों में देख रहे हैं, जब से डोकलाम विवाद शुरू हुआ है तब से भारत और चीन के संबंध बिल्कुल असामान्य हो गए हैं और यहाँ तक कि भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के बायकॉट का भी एक सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको कुछ इतिहास के उन झरोखों में ले जाना चाहता हूँ जहाँ आपको पता चले कि भारत और चीन के संबंध दरअसल इतने कटु क्यों हुए और क्या कारण है कि भारत इतने कटु संबंध होने के बाद भी चीन के साथ अपने आयात और निर्यात के संबंध को जारी रखता है। दरअसल वो दौर था 1949 का, जब पहली बार चीन ने सीमा संबंधित विवाद भारत के समक्ष उत्पन्न किया। 1949 के पहले चाइना ने कभी भी भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर वार्तालाप या किसी भी तरह की कोई बातचीत किसी भी मंचों पर नहीं की थी। लेकिन 1949 में जब चीन के राष्ट्रपति माओ त्से तुंग ने अपने पद को संभाला, तब से भारत और चीन के संबंध कटुतापूर्ण हो गए। बहरहाल भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि एक शांति प्रिय प्रधानमंत्री की थी और यही वजह था कि जब विश्व भर में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ ने तरफ से एक आधिकारिक बयान आया था कि वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए यदि विश्व में कोई उपयुक्त व्यक्ति हो तो वो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हो सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि एक शांति प्रिय और एक लोकप्रिय नेता के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय छवि के रूप में उन्हें ख्याति प्राप्त थी। लेकिन इस शांति प्रिय छवि का फायदा चाइना ने भरपूर उठाया। 1954 में भारत और चीन के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से पंचशील समझौते हुए। इस पंचशील समझौते का सर्व महत्वपूर्ण जो सार था वो था अनाक्रमण, यानी कि भारत और चाइना के सैनिक कभी भी आपस में युद्ध नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे के सीमा अस्तित्व का ध्यान रखेंगे। और यही वजह है कि भारत और चीन के बीच हुए पंचशील समझौते का नमूना हम आज भी डोकलाम विवाद के दौरान भी देख पाए। दरअसल भारत और चीन के बीच हुए इन प्रमुख सैन्य संघर्षों में आपने कई बार देखा होगा कि भारत और चीन दोनों ही सैनिकों के बंदूकों की नलियां नीचे की ओर, धरती की ओर झुकी रही। ये समझौता भी भारत चीन के बीच उसी वक्त हुआ। लेकिन 1962 के दिनों में जब भारत अपनी आंतरिक स्थिति से बहुत मजबूर और लाचार अवस्थिति में पहुंचा हुआ था, जब भारत में भूखमरी की समस्या अपने चरम सीमा पर पहुंची हुई थी, उस वक्त परिस्थिति का लाभ उठाते चीनी सैनिकों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत न तो किसी देश के साथ युद्ध चाहता था और न ही किसी दो देशों या अन्य देशों के संगठनों में शामिल होकर गुटबंदी में शामिल होना चाहता था और इस वजह से भारत ने गुट निरपेक्षता आंदोलन को शुरू भी किया था। लेकिन 1962 में भारत पर चाइना ने जब आक्रमण किया तो भारत की रणनीति पूरी तरह नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि भारत युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। 1962 का युद्ध बिल्कुल चाइना की तरफ से किया गया एक तरफा युद्ध था जिसमें भारत ने कभी भाग ही नहीं लिया। भारत के पास उस वक्त महज 10,000 की सैनिकों की संख्या, जबकि चीन के पास कुल 80,000 की संख्या में सैनिक मौजूद थे। इतने लंबे चौड़े सैनिकों के साथ भारत की छोटी सी मुट्ठी भर सेना आखिर करती भी तो करती क्या। 10,000 के 10,000 सैनिक भारत के लाचार और विवश हो गए। उनमें से लगभग 4,000 सैनिकों की तो हत्या हुई और 4,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया, जबकि 2,000 के आसपास के सैनिक इस युद्ध में घायल हो गए। भारत पूरी तरह से लाचार इस युद्ध में चारों खाने चित रहा। लेकिन इस युद्ध के बाद भारत ने अपनी परिस्थिति को सुधारने और वर्तमान परिदृश्य में अपने आप को हर दृष्टिकोण से तैयार रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। दरअसल 1962 के युद्ध हारने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हृदयाघात से इसी अवसाद में हो गई। लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी का नेतृत्व आया तो भारत और चीन के बीच 1967 में दूसरा 10 दिवसीय संघर्ष का दौर शुरू हुआ। इसे मिनी भारत चीन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध की यह खासियत थी कि भारत सरकार पूरी तरह चाक चौबंद होकर सैन्य तैयारियों के साथ डटकर चाइना का मुकाबला किया। इतना ही नहीं, भारत ने इस युद्ध में चीन को जबरदस्त पटखनी देकर अपने 1962 के युद्ध का बदला भी पूरा किया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसकी एक स्टोरी है। दरअसल भारत जिस वक्त 1962 का युद्ध लड़ रहा था, न तो भारत के पास राजस्व थे और न ही भारत के पास कोई रक्षा बजट ही था। लेकिन जब 1962 का युद्ध भारत हारा तो उसके कई सारे कारणों में एक कारण भारत की रक्षा प्रणाली और रक्षा बजट में कमी भी थी और इसलिए भारत सरकार ने भारत भर से रक्षा में भारत के लिए योगदान देने हेतु आह्वान किया।
और इस आह्वान का असर हैदराबाद के निजाम पर बहुत जोर शोर से पड़ा। हैदराबाद के निजाम ने भारत सरकार के रक्षा कोष में तकरीबन 5000 किलोग्राम सोने का दान देकर भारत को सैन्य दृष्टिकोण से बहुत मजबूती दी। और यही वजह रहा कि 1967 के युद्ध में भारत के महज 40 सेना जबकि चाइना के लगभग 400 सैनिक मारे गए और चाइना पीछे हटा। और पहली बार भारत चीन के इस युद्ध में भारत ने चाइना को नेस्तो नाबूद किया और चीन को आजादी के बाद हार का मुंह देखना पड़ा। 1971 के युद्ध में भी चाइना ने पाकिस्तान का जमकर साथ दिया, लेकिन युद्ध भारत के फेवर में रहा। उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मायावी रूप धारण कर प्रत्येक देशों को पटखनियां दे रही थी। पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारत के समक्ष चाइना का सपोर्ट होते हुए भी आत्मसमर्पण किया। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी की यशस्वी नेतृत्व के आगे अमेरिकी सैनिक अधिकारियों ने भी घुटने टेके। दरअसल अमेरिकी सैनिक अधिकारियों ने भी भारत के खिलाफ 1971 में पाकिस्तान का साथ देने हेतु अपने सेनाओं को भारत के विरुद्ध भेजा था। लेकिन जब तक कि अमेरिकी सेना भारतीय सेनाओं से युद्ध लड़ने की स्थिति में आती, तब तक पाकिस्तान घुटनों पर गिरकर भारत से माफी की गुजारिश कर रहा। 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न घोषित किया। 1974 में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण कर दुनिया भर को चौंका दिया और यहां से भारत की मजबूती की इबारत दुनिया भर में तहलका मचाने लग गई। उसके बाद भारत ने कभी पीछे पलट कर न देखा। 1974 के बाद भारत के साथ किसी भी देश ने युद्ध लड़ने की दुस्साहस या साजिश की तनिक भी न सोची। लगातार भारत अपने सैन्य गतिविधियों को संचालित करता हुआ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य मुल्क के रूप में विकसित होकर आज हमारे सामने खड़ा है। आज दुनिया के साथ आंखों से आंखें मिलाकर उसे भारत की सम्मान करने के लिए विवश कर रहा है। दरअसल 1974 में जब भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे, उस परीक्षण पर भी चाइना ने सवालिया निशान लगाते हुए इसे परमाणु ब्लैकमेलिंग करार दिया था। और 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब भारत ने सिक्किम को अपने भारतीय संघ में प्रवेश किया, तो चाइना ने भारत के खिलाफ एक घटिया राजनीतिक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र का असर लगभग भारत के निकटतम सभी पड़ोसियों पर बिल्कुल दिखने लगा। 1980 के आसपास चाइना ने भारत के सभी पड़ोसियों में एक भय का माहौल पैदा कर उसे यह समझाने की कोशिश की, जिस तरह भारत ने सिक्किम को अपने संघ क्षेत्र में शामिल किया है, बिल्कुल वैसे ही श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, इन सबको भी भारत अपने अंदर एक के बाद एक निगलता जाएगा। और इसी वजह से भारत के निकटतम पड़ोसी भारत से दूर होने लगे। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो भारत का संबंध न केवल चीन के साथ बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब के साथ बहुत ही कटुता स्तर पर पहुंच चुका था। यहाँ तक कि श्रीलंका में भारत के तमिल हिंदू थे, उनके साथ अत्याचार जब हो रहा था, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंकाई सरकार को विश्वास में लिए बगैर तमिल हिंदुओं की रक्षा के लिए भारतीय जहाजों को सीधा श्रीलंका में उतार दिया और भारतीय फोर्स ने तमिल हिंदुओं की रक्षा के लिए सारे रसद, पानी और सैन्य सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई, जिससे श्रीलंकाई सरकार भारत के खिलाफ व्यथित होकर कई सारे अनेक अन्य देशों से सैन्य संधियां कर डाली। लेकिन 1988 के दौर में जब राजीव गांधी को ऐसा लगा कि भारत के सारे पड़ोसी देश भारत से असंतुष्ट होते जा रहे हैं, जो भारत के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी बजा सकती है, में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन की यात्रा करने पहुंचे और वहां उन्होंने चाइनीज सैन्य अधिकारियों और नेताओं को विश्वास दिलवाया कि भारत और चीन के सीमा विवाद को हम भविष्य में सुलझा लेंगे, लेकिन भारत और चीन के संबंध को सहज और सामान्य करने के लिए व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना है। और यही वजह है कि इतने सारे सैन्य संघर्ष होने के बाद, भारत चीन के बीच इतनी अधिक कटुतापूर्ण संबंध होने के बाद भी भारत और चीन के बीच आयात और निर्यात बदस्तूर जारी है। हाल के दिनों में जब चाइना ने कोरोना बम का ब्लास्ट किया है, विश्व के तकरीबन सभी देश नेस्तो नाबूद हो चुके हैं और चाइना को लग रहा है कि यही वो दौर है जब वो इतिहास के गर्त में राजीव गांधी द्वारा किए गए शांति प्रयासों को अशांति में तब्दील कर सीमा विवाद के रूप में उसे अपनी सारी शक्तियां वापस मिल जाए और वह एशिया का सम्राट बन बैठे। लेकिन चाइना को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न तो वो दौर 1962 का है और न ही वो दौर 1974 के पहले का, जब भारत के पास परमाणु न था। बिल्कुल भारत ने कभी परमाणु की धौंस न दिखाई हो, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि युद्ध न तो चीन या दुनिया के किसी भी नेशन के फेवर में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो युद्ध होगा वो कैसा होगा इसकी कल्पना में भी कल्पना करना मुश्किल है।
क्योंकि कोई भी देश, अब वो चाहे नेपाल ही क्यों ना हो, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और हो भी क्यों ना, जब उसके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो तो शायद वो ऐसे भी कदम उठाने को मजबूर होगा जिससे न केवल उसके पड़ोसी अपितु पूरे विश्व के लिए खतरा पैदा हो सके। और यही वजह है कि जब भी दो देशों के बीच खतरा उत्पन्न होता है तो विश्व के लगभग सभी देश उस खतरे को भांपते हुए परिस्थिति को, उस तनाव की स्थिति को कम करने की कोशिश भरपूर करते हैं। भारत और चीन के बीच उठने वाले सीमा विवाद को शांत करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के और चाइना के राष्ट्रपतियों के साथ बात कर इस संबंध को सामान्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग अदा करने का वादा भी किया है। हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि भारत और चीन के उस भयावह मंजर में जाने के बजाय आपसी बातचीत के द्वारा चाइना के तथाकथित सीमा विवाद को सुलझाने के रूप में आगे बढ़े और विश्व में एक बार फिर से शांति कायम हो सके। जागता बिहार के लिए सुदर्शन अंशुमाली, बेगूसराय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।